कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो अपनी कार में बैठकर अपने घर जा रहा होता है और वो अपनी कार बड़ी तेजी से चला रहा होता है क्योंकि उसकी माँ मर गई थी और उस आदमी का नाम डिटेक्टिव गुनसू होता है। और रास्ते में उसकी बहन उसे कॉल करके बताती है कि माँ के दफनाने का टाइम हो गया है, तुम घर जल्दी आ जाओ। फिर डिटेक्टिव गुनसू ये सुनकर अपनी गाड़ी और भी तेज चलाता है तो रास्ते में उसके सामने एक डॉग आ जाता है। वो उस डॉग को बचाने के लिए अपनी गाड़ी को जैसे ही दूसरी साइड पर लाता है तो तभी उसकी गाड़ी से एक आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है। डिटेक्टिव गुनसू ये देखकर अपनी कार से निकलकर उस आदमी के पास जाता है और वो जब उस आदमी को देखता है तो वो मर चुका होता है और डिटेक्टिव गुनसू उसे देखकर बहुत घबरा जाता है और उससे कुछ समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। तो तभी वहाँ पर डिटेक्टिव गुनसू पुलिस की एक गाड़ी को अपनी तरफ आते हुए देखता है। फिर गुनसू पुलिस के डर से उस आदमी की लाश को जल्दी से उठाकर उसे अपनी कार की डिग्गी में रख देता है। फिर वो अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद वो अपने घर में बैठा होता है और उसकी बेटी वहाँ एक सोल्जर टॉय से खेल रही होती है और उसकी बेटी का नाम मीना होता है। वो अपने पापा को देखकर उसे पूछती है कि पापा आप मेरे लिए केक नहीं लाए हो। फिर वो उसे बताता है कि मीना मैं आपके लिए केक कल जरूर लेकर आऊंगा। फिर मीना अपने पापा से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। तो तभी वहाँ पर गुनसू से उसके सब स्टाफ वाले लोग उसकी माँ की डेथ के अफसोस के हवाले से उससे मिलने के लिए आते हैं। फिर वो सब लोग गुनसू से मिलकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर गुनसू हॉस्पिटल जाता है क्योंकि उसकी माँ वहीं थी और वहाँ उसकी माँ को एक संदूक में रखकर उसे वहाँ बंद कर दिया जाता है। और तभी वहाँ पर गुनसू को एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जिसमें कोई उसे बताता है कि हॉस्पिटल के बाहर जहाँ तुमने अपनी गाड़ी रोकी है ना, वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर ने तुम्हारी गाड़ी देखी है और उसे तुम्हारी गाड़ी पर शक हो गया है क्योंकि उस गाड़ी में कुछ तो है और वो अब तुम्हारी गाड़ी को चेक करने वाला है। फिर गुनसू उस मैसेज को पढ़कर फौरन बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद हम गुनसू को देखते हैं जो बहुत सारे बलून्स लेकर अपनी गाड़ी के पास जाता है और वहाँ से वो एक रूम की खिड़की को बाहर से उतार रहा होता है और वो उस रूम की खिड़की को उतारता है जहाँ उसकी माँ की लाश एक संदूक में रखी हुई होती है। फिर गुनसू उस खिड़की को उतार कर वहाँ से वो अपनी बेटी के उस सोल्जर टॉय को रस्सी से बांधकर उस खिड़की वाली जगह के अंदर फेंक देता है। फिर गुनसू वो अपने बलून्स लेकर उस रूम में चला जाता है और वहाँ वो मौजूद उस डॉक्टर को कहता है कि मैं अपनी माँ के साथ कुछ वक्त अकेले रहना चाहता हूँ और आप प्लीज यहाँ से चले जाओ। और डॉक्टर ये सुनकर वहाँ से चला जाता है। फिर गुनसू वो सारे बलून्स वहाँ उस रूम में लगे हुए कैमरा के आगे छोड़ देता है ताकि उसे कैमरा में कोई देख ना ले और फिर वो सारे बलून्स उस कैमरा से चिपक जाते हैं। फिर गुनसू वहाँ से उस खिड़की को अंदर से उतार लेता है। फिर वो उस टॉय सोल्जर से उस बंधी हुई रस्सी को खींचता है जिससे हमें पता चलता है कि ये तो वो उस मरे हुए आदमी की लाश को अंदर उस रूम में खींच रहा होता है। फिर वो उस लाश को जैसे उस खिड़की से बाहर निकालता है उसके बाद वो अपनी माँ की संदूक खोलता है और वो लाश अपनी माँ के साथ उस संदूक में रख देता है। फिर वो उस संदूक को बंद कर देता है और वो जैसे ही संदूक को बंद करता है तो उसे उस संदूक के अंदर मोबाइल की रिंगिंग की आवाज आती है और वो मोबाइल उस आदमी का था जो वहाँ संदूक से रिंगिंग कर रहा होता है और गुनसू ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। फिर बाहर से उसे महसूस होता है कि उस रूम में कोई आ रहा है। फिर उस मोबाइल की रिंगिंग बंद हो जाती है। फिर उस रूम में वो डॉक्टर आ जाता है और गुनसू वो बलून्स लेकर उस रूम से बाहर आ जाता है। फिर वो सब लोग उसकी माँ को दफना देते हैं। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम गुनसू को उसके पूरे स्टाफ के साथ ऑफिस में देखते हैं तो वहाँ पर उनका चीफ आता है। वो उन सब लोगों को एक आदमी की फोटो देता है और अपनी पूरी टीम को बताता है कि हमें उस आदमी को ढूंढना है क्योंकि उसने 2 मर्डर्स किए हैं और उसका नाम ली है। और गुनसू जब उस आदमी की फोटो देखता है तो वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही आदमी होता है जिसका एक्सीडेंट गुनसू से हुआ था और गुनसू उस आदमी की फोटो देखकर घबरा जाता है। फिर उसका चीफ उसे बताता है कि हमें उस आदमी ली को ढूंढने उसके घर जाना है। फिर वो सब उसे ढूंढने उसके घर जाते हैं तो वहाँ पर वो ली नहीं होता है। फिर वो सब उस रोड पर जाते हैं जहाँ ली का एक्सीडेंट हुआ था। वो लोग वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो वो भी उस रोड में ली के एक्सीडेंट के बारे में वहाँ आया हुआ था। तो वहाँ पर डिटेक्टिव चोई उस पुलिस ऑफिसर से पूछता है कि तुम वहाँ क्या कर रहे हो। फिर वो ऑफिसर उसे बताता है कि एक मुजरिम ने वहाँ कार एक्सीडेंट से एक आदमी को मार दिया है। फिर वो उसकी लाश को भी अपने साथ लेकर यहाँ से चला गया है। फिर चोई उससे पूछता है कि तुम्हें कोई सबूत मिला है या नहीं। फिर वो ऑफिसर उसे कहता है कि मुझे यहाँ कोई सबूत तो नहीं मिला है लेकिन यहाँ जो कैमरा लगा है मैं उसे चेक करके देखता हूँ कि वो कौन है जिसने एक्सीडेंट किया है। फिर चीफ ये सुनकर चोई से कहता है कि हमें भी उस कैमरा की रिकॉर्डिंग जरूर देखनी चाहिए, शायद उसमें हमें कुछ ली के बारे में भी पता चल जाए। फिर चीफ चोई को कहता है कि तुम उस ऑफिसर के साथ वो रिकॉर्डिंग देखने के लिए जाओगे। फिर गुनसू ये सुनकर डर से कहता है कि मैं भी उस रिकॉर्डिंग को देखने के लिए चोई के साथ जाऊंगा। फिर वो दोनों उस ऑफिसर के
साथ रिकॉर्डिंग देखने के लिए चले जाते हैं और वहाँ उस कैमरा में उन लोगों को कुछ साफ नजर नहीं आ रहा होता है। फिर चोई उस रिकॉर्डिंग में एक काली कार देखता है, जिसे देखकर वो गुनसू को कहता है कि ये कार तो तुम्हारी कार जैसी है। फिर वो उस कार के नंबर को देखने की कोशिश करता है, मगर उसे कुछ साफ नजर नहीं आता है और फिर ये सीन यहीं काट हो जाता है। इसके बाद हम गुनसू को उसके ऑफिस में देखते हैं और वहाँ गुनसू को एक अननोन नंबर से कॉल आती है। वो उसे बताता है कि तुमने एक आदमी को मारा है। फिर गुनसू वो सुनकर अपने ऑफिस से बाहर आ जाता है और वो उस आदमी से पूछता है कि तुम कौन हो और मैंने किसी को नहीं मारा है। फिर वो आदमी उसे बताता है कि मैं तुम्हें अभी देख रहा हूँ, तुम बहुत परेशान लग रहे हो और मैंने जो भी कहा है वो सच है और तुमने उस आदमी ली को अपनी माँ के साथ ही दफनाया है। फिर गुनसू उसे कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। फिर गुनसू उस आदमी को वहीं देख लेता है और वो आदमी अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है और गुनसू भी अपनी गाड़ी में बैठकर उसका पीछा करता है और रोड में ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से गुनसू अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर उसकी गाड़ी तक भागकर जाने की कोशिश करता है, मगर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर हम उसी आदमी को देखते हैं जो गुनसू को कॉल करके उसे परेशान करता है, मगर वो आदमी कोई और नहीं पुलिस ऑफिसर चैंग मैन होता है, जिसने गुनसू को उस आदमी का एक्सीडेंट होते हुए देख लिया था। इसके बाद गुनसू अपने ऑफिस में बैठा होता है तो फिर से उसे ऑफिसर चैंग मैन कॉल करता है, मगर गुनसू उसकी कॉल नहीं उठाता है और वो अपने स्टाफ को कहता है कि वो प्रैंक कॉल है, कोई हमारा टाइम जाया कर रहा है। तो तभी वहाँ पर वो ऑफिसर चैंग मैन आ जाता है और वो गुनसू पर अटैक कर देता है और उसे कहता है कि तुम मेरी कॉल्स को इग्नोर कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फिर वो स्टाफ वाले गुनसू को उससे छुड़वा लेते हैं। फिर ऑफिसर चैंग मैन उन लोगों के सामने कहता है कि सॉरी, मैं समझा कि ये कोई और आदमी है, इसलिए मैंने उस पर अटैक कर दिया। फिर चोई ऑफिसर चैंग मैन को देखकर अपने चीफ को बताता है कि ऑफिसर चैंग मैन ने ही हमारी एक केस में हेल्प की थी। फिर वो ऑफिसर उन्हें कहता है कि मैं वॉशरूम जाकर अपने हाथ धो लूं, फिर मैं तुम लोगों से मिलता हूँ। फिर वो वॉशरूम चला जाता है और उसके पीछे गुनसू भी चला जाता है। वहाँ वो ऑफिसर चैंग मैन से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। फिर वो उसे बताता है कि मुझे उस ली की लाश चाहिए और वो भी आज रात, मगर गुनसू उसकी बात नहीं मानता है। फिर ऑफिसर चैंग मैन उस पर अटैक कर देता है। फिर गुनसू उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें उस आदमी की लाश दे दूंगा। ये सुनने के बाद ऑफिसर चैंग मैन वहाँ से चला जाता है। फिर हम गुनसू को रात में एक कब्रिस्तान में देखते हैं। वहाँ वो ली को उस कब्र से बाहर निकालता है। फिर वो उस लाश को चेक करता है जिसमें उसे एक मोबाइल मिलता है। फिर वो देखता है कि ली को तो गोलियां लगी हुई थी। फिर वो सोचता है कि ली तो मेरी कार एक्सीडेंट से पहले ही मर गया था। फिर वो वहाँ से सीधा ली के घर जाता है और उस मोबाइल को चार्ज करता है। तो तभी उस मोबाइल में एक कॉल आती है और गुनसू उस कॉल को अटेंड कर लेता है, जिसमें एक आदमी ली को कहता है कि तुम इतने दिन कहाँ थे और तुम्हारा नंबर क्यों बंद आ रहा था और ऑफिसर चैंग मैन से तू बच गया था ना। फिर गुनसू कॉल कट कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वो रास्ते में किसी आदमी को कॉल करता है और वो उसे उस नंबर की लोकेशन निकालने को कहता है। फिर वो आदमी उसकी लोकेशन और उसकी फोटो गुनसू को भेज देता है। और दूसरी तरफ चोई ऑफिस में वहाँ पर गुनसू की कार रिपेयर के बिल में गुनसू की कार को देखता है, जिसे उसे पता चलता है कि ये तो वही कार है जिसे उसने कैमरा की रिकॉर्डिंग में देखा था। इसके बाद हम देखते हैं कि गुनसू उस आदमी को ढूंढ लेता है। फिर वो आदमी गुनसू को देखकर वहाँ से भाग जाता है और गुनसू भी उसके पीछे जाता है और उसे पकड़कर एक बिल्डिंग की छत पर बांध देता है। फिर गुनसू उससे पूछता है कि ऑफिसर चैंग मैन ली के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। फिर वो उसे बताता है कि ली ने ऑफिसर चैंग मैन के प्राइवेट सेफ की चाबी चुरा ली थी और ऑफिसर चैंग मैन ड्रग्स का कारोबार करता है। वो खाने पीने की हर चीज में ड्रग्स मिलाकर उन्हें अपने होटल में बेचता है। और एक दिन जब चैंग मैन एक आदमी से ड्रग्स की डीलिंग करने गया तो तब ली वो सारे ड्रग्स और वो प्राइवेट सेफ की चाबी लेकर भाग गया था, इसलिए ऑफिसर चैंग मैन उसके पीछे पड़ा हुआ है। फिर गुनसू उससे पूछता है कि वो चाबी कहाँ है। फिर वो उसे बताता है कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज हो ली उसे अपनी बॉडी में रखता है। और गुनसू ये सुनकर वहाँ से सीधा कब्रिस्तान में जाता है और वो फिर से उसकी लाश को बाहर निकालता है और वो उसकी बॉडी से वो चाबी ढूंढ लेता है और उसे बाहर निकाल लेता है। तो तभी वहाँ पर चोई आ जाता है और वो उसे उस लाश के साथ देख लेता है। फिर गुनसू चोई को देखकर उसे बताता है कि मैंने उसको नहीं मारा है। फिर चोई उसे पकड़कर अपनी गाड़ी में ले जाता है और गुनसू उसे बताता है कि उस आदमी को मैंने नहीं ऑफिसर चैंग मैन ने मारा है। तो उसी वक्त गुनसू को ऑफिसर चैंग मैन की कॉल आ जाती है और वो उसे बताता है कि मुझे पता है तुमने चोई को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है, इसलिए तुम गाड़ी से बाहर निकलो और सामने वाले रोड पर आ जाओ। फिर गुनसू जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलता है तो तभी चोई की कार पर एक बड़ा सा कंटेनर गिरता है, जिसकी वजह से चोई मर जाता है। और गुनसू ये
देखकर परेशान हो जाता है। फिर चैंगमैन उसे बताता है कि अगर तुमने मुझे ली की लाश नहीं दी तो मैं तुम्हारी बेटी को मार डालूंगा और इस वक्त मैं तुम्हारे घर और तुम्हारी बेटी के पास हूँ। और गुनसु ये सुनकर जल्दी से अपने घर चला जाता है और वहाँ वो अपनी बहन से पूछता है कि यहाँ कोई आया था। फिर वो उसे बताती है कि तुम्हारा एक दोस्त आया था। फिर गुनसु अपनी फैमिली को होटल में रहने के लिए भेज देता है। फिर गुनसु उस लाश में एक छोटा सा बॉम्ब रखता है जो किसी को नजर नहीं आता है। फिर वो उस लाश को अपनी कार की डिग्गी में रख देता है और वो लाश चैंगमैन को देने के लिए चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद गुनसु वो लाश चैंगमैन की गाड़ी में रख देता है। फिर चैंगमैन उस लाश को अच्छी तरह से चेक करता है कि उसमें कुछ है तो नहीं, मगर उसे कुछ नहीं मिलता है। फिर वो गुनसु को कहता है कि अब तुम आजाद हो। फिर गुनसु वहाँ से चला जाता है और उस बॉम्ब को रिमोट कंट्रोल से एक्टिव कर देता है और चैंगमैन वहाँ से चला जाता है। तो रास्ते में वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और वो गाड़ी एक नदी में गिर जाती है और गुनसु वो देखकर अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। और वहाँ से जाने के बाद गुनसु अपने घर जाता है और वहाँ वो चीफ को कॉल करने की कोशिश करता है तो तभी बाहर कोई आ जाता है और गुनसु जैसे ही दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर चैंगमैन होता है और वो गुनसु के घर के अंदर चला आता है और वो गुनसु को कहता है कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की है लेकिन मैं बच गया हूँ और अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो तभी वो गुनसु पर अटैक कर देता है। फिर उन दोनों के दरमियान फाइटिंग शुरू हो जाती है और उसी बीच उन दोनों की नजर एक गन पर पड़ती है। फिर वो दोनों उस गन को उठाने की कोशिश करते हैं तो उसी बीच चैंगमैन को गोली लग जाती है और वो वहीं मर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गुनसु खुद को पुलिस के हवाले कर देता है और पुलिस उसे बेकसूर समझकर उसे छोड़ देती है। फिर गुनसु अपनी फैमिली के साथ अपनी माँ की कब्र पर जाता है तो वहाँ पर गुनसु को वो चाबी मिल जाती है जो उस रात वो चाबी वहीं गिर गई थी और गुनसु वो चाबी लेकर उस चाबी का पता लगाकर वो एक इलीगल अड्डे में पहुँच जाता है और वहाँ पर उस चाबी का एक सेफ रूम होता है और गुनसु उस चाबी से वो रूम खोलता है तो वो पूरा रूम पैसों से भरा हुआ होता है और गुनसु इतने सारे पैसे देखकर हैरान हो जाता है।